नमस्कार, मैं पीजे न्यूज़ से जय पांडे और आज फिर जो है सेकंड पार्ट में जो है हमारे साथ संदीप गायकवाड़, प्रेसिडेंट लीगल कमेटी, चर्च हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। और हम पार्ट 2 में जानेंगे कि जैसे पार्ट 1 में आपने जो कुछ चीज़ें रह गई थी, तो हमारे जो क्वेश्चन ये है कि हमारे सवाल जो कुछ रह गए थे कि दस्तावेज़ को लेके, तो सर हमें आप बताएंगे कि ऐसे कौन से दस्तावेज़ आपके पास है, किस प्रकार के दस्तावेज़ हैं जिसको आप बताना चाहेंगे समाज के सामने। देखिए, पहली बात तो ऐसे कौन से कई राजाओं महाराजाओं ने और मुग़ल शासन में इवन मुग़ल शासन के जो बादशाह थे उन्होंने भी कुछ ज़मीनें जो चर्चेस को दी। जैसे कि आज एक लाहौर में चर्च है, वो अकबर बादशाह ने उस वक्त वो ज़मीन दी थी जहाँ आज वो लाहौर स्थित पाकिस्तान में है। और वहाँ पे जो वो चर्च है वो एक्चुअली वो जो ज़मीन थी वो ज़मीन अकबर बादशाह ने दी थी। और वो ये जो अंग्रेज़ जो लोग थे जो व्यापार कर रहे थे उस वक्त, उनको भक्ति करने के लिए उस वक्त वो ज़मीन प्रदान की थी। और आज वहाँ पे आज भी चर्च मौजूद है, जो इसके पहले कम से कम 1 या 2 बार उसमें आग लगी और वो नष्ट हो गया, लेकिन अभी भी जो एक चर्च वो जो मौजूद है उसी जगह के ऊपर, और वो चर्च आज भी अस्तित्व में है और वो लाहौर स्थित पाकिस्तान में है। इसी तरीके से निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने भी उस वक्त उनके टेन्योर में कई चर्चेसों को जगह दी हैदराबाद में और आसपास की जगहों में जहां उनका शासन चलता था निज़ाम का। उसी आधार के ऊपर राजस्थान में भी कई राजाओं ने अपनी ज़मीनें दी ईसाई समुदाय को और अंग्रेज़ों को, कि जाओ कि भाई तुम्हारे ईसाई समुदायों को लेकर अंग्रेज़ों को कहा गया कि तुम यहाँ पर भक्ति कर सकते हो। और ये उनके राजाओं के जो रिकॉर्ड्स थे वो रिकॉर्ड्स में आज भी उपलब्ध है, उनका पूरा का पूरा ब्यौरा। इसी तरह का ब्यौरा आज बड़ौदा में भी उपलब्ध है। आज अलग अलग राज्यों के जो आर्काइव्स है, जैसे आप सम्मानीय माधवराव सिंधिया जी के सुपुत्र आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो महाराज है, आज अगर आप ग्वालियर जाओगे और उनके आर्काइव्स में अगर आप देखोगे तो आपको कई चर्चेस के दस्तावेज वहाँ पे भी मिलेंगे। लेकिन ये ढूंढने का और ये परमिशन प्राप्त करने का ये सौभाग्य हर एक को प्राप्त नहीं होता। इसके लिए आदमी को पुरातत्व विभाग का आदमी होना ज़रूरी है। सर, गोवा में जो है पुर्तगीज थे और वहाँ का जो 300-400 साल पुराने चर्च वहाँ पे भी हैं, तो सर वहाँ के चर्चों के बारे में कुछ आप जानकारी देंगे लोगों को? जी बिल्कुल। एक गोवा ही ऐसा राज्य है कि जहाँ पे क्रिश्चियन बड़ी तादाद में है, आज हमारे ईसाई समुदाय के लोग हैं। लेकिन पुर्तगीज़ राज्य के शासन के अंदर कैसे क्या उन्होंने, जब पुर्तगीज़ यहाँ पे आए उन्होंने शासन किया और उन्होंने कई चर्चेसों को स्थापित किया, बनवाया, ज़मीनें दी और खुद कंस्ट्रक्ट भी करवाया। तो ये पुर्तगीज़ शासन का ये जो रिकॉर्ड है वो आज भी गोवा के स्टेट के आर्काइव्स में आज भी मौजूद है। और इसी सभी चीज़ों के आर्काइव्स की कॉपियाँ आज भी चर्चेस के हमारे जो वरिष्ठ बिशप गोवा के जो है और गोवा की जो आर्काइव्स है, जिसको हम बोलते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च के आर्काइव्स है, वो आर्काइव्स में आज भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स की प्रत आपको अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे आज भी आपको उपलब्ध मिलेगी कि कैसे पुर्तगीज़ समय में कैसे चर्चेस बांधे गए और किस तरीके से चर्चेस आए। आज उसी डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए आज ये चर्च के पास थे, पहले चर्च ने ही वो डॉक्यूमेंट्स आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिए हैं। और आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास भी वो डॉक्यूमेंट है और चर्च के पास भी वो डॉक्यूमेंट है, लेकिन मुख्य रूप में चर्च ने आज उसको संभाल के रखा है। इसके लिए गोवा एकमेव ऐसा राज्य है जहां गोवा और दमन का रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। सर, बाकी राज्यों में जो है अगर देखा जाए तो जब ब्रिटिश आई थी, जब ब्रिटिश के समय में जब ब्रिटिश जब राजाओं से लेके जो चर्च बनाए थे ज़मीनों पे अपने प्रेयर करने के लिए, लेकिन जब पूर्ण तरीके से अंग्रेज़ों का जब शासन हो गया उस समय जो चर्च बने थे उनमें और इनमें क्या अंतर क्या रह गया? अंतर बहुत है, क्योंकि ब्रिटिश शासन जब पूरी तरह से यहाँ प्रस्थापित हो गया भारत में और उन्होंने दिल्ली के ऊपर कब्ज़ा पा लिया और उसके बाद में पूरे देश के ऊपर उनका प्रशासकीय अधिकार उन्होंने सब जगह बहाल कर दिए। उसके बाद में जो ज़मीनें सरकार की हो गई थी, ब्रिटिश सरकार की, जो राजाओं की नहीं थी, उन ज़मीनों में से ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग चर्चेस के मिशंस जो फॉरेन से आते थे उनको
चर्चेस के लिए भक्ति करने के लिए, किसी को स्कूल खोलने के लिए, किसी को कॉलेज खोलने के लिए ये सब चीज़ें और ज़मीनें दी। उसमें मुख्यतः ज़मीनें तो स्कूलें खोलने के लिए दी कि भाई आप स्कूल और पहले चर्च भी खोलिए और आप स्कूल भी खोलिए और शिक्षा प्रदान कीजिए। क्योंकि लोगों को ब्रिटिश ये ज़रूर चाहते थे कि उनके पास में जो मुलाजिम काम करता है, भारतीय मुलाजिम, वो भारतीय मुलाजिम पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसके लिए इसके पीछे उनका वो मकसद था कि नहीं यहाँ पे स्कूल आए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, मिशनरियों को कहा नहीं आप लोग स्कूल बनाइए ना, कोई बात नहीं, हम आपको देते हैं ना ज़मीन, चर्च के बाजू में आप चर्च का स्कूल बनाइए, बिल्कुल आप ज़मीन लीजिए और आप स्कूल बनाइए। क्यों? क्योंकि उनको मुलाजिम जो काम करने वाला भारतीय मुलाजिम वो उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए था, इसीलिए उन्होंने स्कूल की पहली स्थापना के ऊपर उन्होंने कदम उठाया। सर ऐसी क्या चीज़ें रह गई कि गोवा में जो है लोगों ने अपने दस्तावेज़ और सारी चीज़ों को जो है उन्होंने सुधारा, लेकिन यहाँ के लोगों में ऐसी क्या चर्च, यहाँ के अगर आप बिशप के बारे में कहेंगे, ट्रस्ट के बारे में कहेंगे, इन लोगों में ऐसी क्या खामियां रह गई कि इन्होंने अभी तक अपने दस्तावेज़ को सही तरीके से सुधारा नहीं? देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे बिशप या ट्रस्टीज़ ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दी इतने सालों में। जब से देश आज़ाद हो गया तब से किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन अब समय आ गया है कि ये सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज विवाद कोई भी स्तर के ऊपर चले जाते हैं, धार्मिक स्थल के सिलसिले में कोई भी उठता है, कोई कुछ अगर विवाद कहीं पर चला जाए तो हम किस तरह बता पाएंगे कि हमारी ये चीज़ है कैसी, हमारे पास ये आई कैसे, इसके पहले किसकी थी। ये सब चीज़ों के ऊपर ये आज हमारे पास में रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम भी ये चीज़ हमारे रिकॉर्ड में रहे, तो हमारे जहन में रहे, और इस जहन के ज़रिए हम कभी भी दस्तावेज़ और सामने पब्लिक के या सामने लोगों के सामने ये दस्तावेज़ रख सकते हैं, और सच्चाई हमेशा बरकरार रहेगी कि नहीं भाई ये चीज़ है तो किसकी है और क्यों आई और कैसे आई। और कई जो ज़मीनें जो ब्रिटिशर ने दी है भाई वो तो लीज़ के ऊपर थी, क्योंकि जब ब्रिटिश का शासन आया तो उन्होंने उनकी लीज़ के ऊपर ज़मीनें दी, तो वो लीज़ के ऊपर ज़मीनें दी तो कुछ टर्म्स कंडीशन के ऊपर दी। वो टर्म्स कंडीशन को आज दरकिनार करके लोग कमर्शियल डेवलपमेंट के नाम के ऊपर कोई भी ट्रस्टी उठता है या बिशप उठता है और बोलता है कि मैंने बेच दी, वो गैर कानूनी है। सर ये ट्रस्ट की बुनियाद कब से शुरू हुई, जो ट्रस्ट द्वारा बना के जो है चर्चों को उनके अंदर में जो है देख रेख करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए बनाया गया, तो यह सिलसिला कब से शुरू हुआ? देखिए जब ब्रिटिश की सरकार आई तो ब्रिटिश के पार्लियामेंट ने सबसे पहला 1882 में इंडियन कंपनीज एक्ट प्रस्तापित किया। ये इंडियन कंपनीज एक्ट इसीलिए प्रस्तापित किया कि इस इंडियन कंपनीज एक्ट के ज़रिए जो भी एक्टिविटीज़ होती है, कमर्शियल हो, रिलीजियस हो, चैरिटेबल हो, जो भी कुछ है उसकी कंपनी फॉर्म की जाए। तो कंपनी फॉर्म की जाए तो सबसे पहला जो क्रिश्चियन समुदाय को लेकर कोई कंपनी अगर भारत में फॉर्म हुई तो वो थी द साल्वेशन आर्मी इन इंडिया। साल्वेशन आर्मी की कंपनी यहाँ पे प्रस्तापित हुई भारत में सबसे पहले, और वो इंडियन कंपनीज एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता सभी चर्चेसों ने देखा कि अरे हमको भी ज़रूरत है हमारे ट्रस्टीज़ की। तो जब हमारे ट्रस्टीज़ की हुई तो यहाँ पे फ़र्क ये था कि साल्वेशन आर्मी जो कंपनी रजिस्टर हुई वो कंपनी केवल व्यापार के लिए रजिस्टर हुई, और व्यापार के ज़रिए और चैरिटेबल पर्पस के लिए वो कंपनी बनी, और वो व्यापार और चैरिटेबल काम करते करते वो अपना अपना प्रचार धर्म का भी करने लग गई, और वो साथ ही में व्यापार के नाम से वो अंदर घुसी, लेकिन हालांकि उसने कुछ भी व्यापार किया नहीं। सर यहाँ के दस्तावेज़ों को लेके आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ के दस्तावेज़ों को लेके कुछ डॉक्यूमेंट्स है उनके पास यहाँ के ट्रस्ट चर्चों के लिए? देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास में काफ़ी हद तक डॉक्यूमेंट्स है। महत्व क्या है कि इन सब जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स केवल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ही नहीं, मैंने जैसे कहा कि कई और दूसरे जगह पे इसको ढूंढना पड़ेगा, और इसका एक आर्काइव्स कंट्री में बनना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये प्रॉब्लम हट जाए। क्योंकि आज कई क्रिश्चियन क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो लैंड्स दी है, जो ज़मीनें दी है, वहाँ पर क्रिश्चियन कॉलोनियाँ अस्तित्व में आई है, और ये क्रिश्चियन कॉलोनियों में जो घर है जहाँ पर हमारे ईसाई लोग रह रहे हैं, वो ईसाई लोगों के आज घरों को भी धोखा निर्माण हुआ है कि लोग कहते हैं कि भाई ये आप ये क्यों ये पर्टिकुलर आप ये प्लॉट है, ये आपका कैसे क्या हो गया। ऐसे कई विवाद और अविवादित स्थिति में आज ईसाई समुदाय और उनकी क्रिश्चियन कॉलोनियाँ जा चुकी है। इन सब चीज़ों के लिए आज ये आर्काइव्स होना बहुत ज़रूरी था। अगर ये रहते तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं, क्योंकि कलेक्टर के पास में सभी आर्काइव्स होंगे, सभी डिटेल होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
सर यहाँ तक कि अब हम लोग इस समय जो है महाराष्ट्र में हैं, मुंबई से शहर में हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी संख्याओं में चर्च हैं और इसके लगे हुए पास के जो राज्य हैं वहाँ पे भी बहुत सारे चर्च हैं। तो यहाँ पे भी ऐसी कुछ जानकारियाँ हैं कि जो कुछ चर्चों में कुछ फ्रॉड या कुछ बिशप द्वारा या फिर ट्रस्टी द्वारा किया जा रहा है, ऐसा कुछ आपको जानकारी है इसके बारे में? जी हाँ, काफ़ी हद तक काफ़ी फ्रॉड्स चले हैं। अभी हाल ही में कई फ्रॉड्स चल रहे हैं और फ़िलहाल बम्बई में चल रहे हैं। अभी आप देखिए बम्बई में जो स्थित है हमारा विल्सन कॉलेज जो है, आज हमारे मरीन ड्राइव के ऊपर हमारा सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है। इस विल्सन कॉलेज का एक विल्सन कॉलेज जिमखाना बोल के प्लेग्राउंड है। इस प्लेग्राउंड को बेचने के लिए एक महाशय कैनेडियन प्रेस्बिटेरियन चर्च के नाम से आए, उन्होंने अर्जी लगाई और गवर्नमेंट के पास में अर्जी लेके उन्होंने ये कहा कि ये ज़मीन UCNITA की नहीं, किसकी नहीं, ये हमारी है, हम कैनेडियन प्रेस्बिटेरियन चर्च के हैं और हमारा तभी ट्रस्ट रजिस्टर हुआ था और ये प्रॉपर्टी हमारी है करके इसको कृपया आप हमें दीजिए। क्यों? इसके कारण रीज़न ये था कि UCNITA के CNI द्वारा प्रमाणित जो भी फैक्शन के ट्रस्टीज़ है, इन ट्रस्टियों ने ये जो आज जो ये मैदान है विल्सन कॉलेज जिमखाना ग्राउंड, ये ग्राउंड को दूसरों को उन्होंने दे दिया ताकि वो चलाए और वो भाड़े पे चलाए और वहाँ पे वो लाखों रुपया कमाता है। तो ये ऐसी स्थिति में आ जाने के बाद में ये महाशय कैनेडियन प्रेस्बिटेरियन चर्च का नाम लेके मध्य प्रदेश से आए और इन्होंने कहा कि भाई ये ज़मीन तो हमारी है। इन्होंने होटल ओबेरॉय टावर्स के अंदर मीटिंग ली और कई बिल्डरों को बुलाया और कहा कि मैं आपको ये जो जिमखाना है, ये जिमखाना हमारा है और हम ये आपको उपलब्ध करा देंगे और आप इसकी बोली लगाइए और हमको 2000 करोड़ चाहिए। तो ये बातचीत हुई और इस चीज़ के अंदर जो दस्तावेज़ उन्होंने उस मीटिंग के अंदर सबमिट किए, तो एक वो बहुत अच्छा हुआ कि उसमें से एक बिल्डर ने डायरेक्टली हमें अप्रोच किया लीगल कमेटी को और वो पूरे के पूरे दस्तावेज़ हमारे एक जागरूक सदस्य है जो हमारे लीगल कमेटी के हैं और हमारे मित्र भी है और हमारी लीगल कमेटी में साथ में काम करते हैं, उन्होंने इस सिलसिले में हमसे कहा था कि भाई देखिए आप ज़रा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तब ये बिल्डर कहाँ से उन्होंने हमारा नंबर निकाला और हमें आके वो पूरे दस्तावेज़, पूरे फ्रॉड के दस्तावेज़ दिए। लेकिन वो दस्तावेज़ जब हमने पड़ताल की तो उसके अंदर ये एक साफ साफ लिखा गया है कि ये तो कलेक्टर की ज़मीन है और जो मुंबई के कलेक्टर की ने विल्सन कॉलेज जिमखाना को दी गई है और इसका मालिक होलाना स्टेट गवर्नमेंट है, इस पे कोई भी कमर्शियल डेवलपमेंट हो नहीं सकता। सर इतने बड़े बड़े फ्रॉड करने की हिम्मत कहाँ से आती है इनके अंदर कि इतने बड़े जो फ्रॉड करते हैं, जो ज़मीनें इनके नाम पे ना होते हुए भी यह जो है बेचने की जुर्रत करते हैं? क्यों? क्योंकि ये क्या हुआ कि जब से ब्रिटिश सरकार यहाँ से छोड़कर चले गई तब सबको ये लगने लग गया ये प्रॉपर्टी तुमको दी गई है तो भाई सब तुम ही मालिक हो गए हो, तुम चर्चेस हो, तुम मालिक हो। अब जो आता है वो नया ट्रस्टी आता है और एक ट्रस्टी एक हमारे कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। हालांकि जिसे ट्रस्टी बनना है वो गैर कानूनी ढंग से ट्रस्टी बनता है। आज जैसे आप UCNITA का देखो तो आज बॉम्बे चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में UCNITA रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके पहले वो इंडियन कंपनीज एक्ट में भी रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी। तो एज अ कंपनी जब रजिस्टर है तो उसका ब्यौरा पूरे के पूरे उत्तर भारत में आता है। जब वो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में ट्रस्टी बोल के रजिस्टर होता है तो उसका मर्यादित आता है केवल महाराष्ट्र, क्योंकि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट केवल महाराष्ट्र तक चलता है, जिसको अभी आज महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट कहते हैं। लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट पूरे देश भर चलता है। तो जब इसको अलग देश में प्रॉपर्टी बेचनी होगी तब ये कहते हैं कि हम UCNITA के मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये है वो है, तब ये ट्रस्टी ये वर्ड नहीं यूज़ करते हैं। यहाँ पे चेंज रिपोर्ट्स का ये बता दे कि भाई हमारा चेंज रिपोर्ट पास हो गया है और ऐसे अलग अलग 6 फैक्शन है ट्रस्टीज़ के, कई जगह 12 है, कई जगह 8 है, कई जगह 10 है, ऐसे 6 फैक्शन है UCNITA के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। इसमें UCNI पंजाब सिनड भी है, UCNI एक झांसी में भी है, एक UCNI तो हमारे महाराष्ट्र में भी है, यहाँ पे अहमदनगर में है, यहाँ पे पूना में भी है। तो अलग अलग जगहों के ऊपर ऐसे 5-6 वहाँ पंजाब में तकरीबन 2 या 3 UCNI है। तो ये अलग अलग UCNITA के नाम से ये जो आ रहे हैं और ये जो प्रॉपर्टी का फर्जीवाड़ चल रहा है ये कई हज़ार करोड़ का मामला है और इसके लिए लोगों को बुलाया जाता है, फर्जी दस्तावेज़ के ऊपर सिग्नेचर्स की जाती है, लोगों को
भोजन दिया जाता है, अच्छे खासे होटल के अंदर पार्टी दी जाती है, भोजन दिया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि ये हमारे कम्युनिटी के लोग आए हैं, अलग अलग चर्चेस के आए, इन्होंने सिग्नेचर दी, ओके भी, और इसमें हमारा रिजोल्यूशन पास हो गया और हमने ठहराव कर दिया और अभी हम ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं क्योंकि हमारे समाज को पैसे की ज़रूरत है, हमारे पास पैसे अभी नहीं है, हमको लोगों की सैलरी देनी है, ये करना है, प्रीस्ट की सैलरी देनी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा सबसे रिच समाज है, हमारे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बहुत से स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं। अगर हम इस कॉलेज और स्कूलों के ही पैसों को ले तो इसमें जो डोनेशंस आते हैं वही कई गुना है। और खैर इनके तो छोड़ो, आप चर्चेस में ही इतने हमारे करोड़ों अब जो डोनेशन आते हैं कि हमको कुछ पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा एक दर्शाया जाता है और इस तरीके से ये फ्रॉड चल रहा है, और ये फ्रॉड खास तौर के क्रिश्चियन ट्रस्टों में चल रहा है। जिस तरीके से चैरिटी कमिश्नर और कोर्टों को गुमराह किया जाता है और गवर्नमेंट अधिकारी को और पुलिस प्रशासन को भी पूरे देश भर गुमराह किया जाता है, और ये गुमराह हमारे ये डायरेक्टर्स, ट्रस्टीज़ और बिशप्स, इनके द्वारा ये बड़े पैमाने के ऊपर हमारी कंट्री में पूरी राज्यों में चल रहा है। सर हम मुंबई में रहते हैं और यहाँ पे जो है बांद्रा में जो सबसे बड़ा चर्च है उसके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे लोगों को, जानकारी जो लोगों को ना पता हो। जी हाँ, बांद्रा का चर्च, तो आप किस चर्च की बात कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे एक हमारा चर्च है जो प्रोटेस्टेंट समुदाय का है, वो है सेंट स्टीफन्स चर्च, और उसके आगे आप जाओगे तो वो है बांद्रा का माउंट मैरी चर्च। ये माउंट मैरी चर्च का हिस्ट्री अलग है क्योंकि ये रोमन कैथलिक चर्च है। आप ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे दो समुदाय है, एक तो रोमन कैथलिक समुदाय है और एक तो प्रोटेस्टेंट समुदाय है। प्रोटेस्टेंट समुदाय में जो चर्चेस है वो एंग्लिकन चर्चेस है, प्रेस्बिटेरियन चर्च है, कांग्रीगेशनल चर्च है, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड है, चर्च ऑफ आयरलैंड है, चर्च ऑफ जर्मनी है, लूथरन है, बैप्टिस्ट चर्च है, ये सब चर्चेस है। अमेरिकन मराठी मिशन चर्चेस है, और अलग अलग जो मिशंस है जो प्रोटेस्टेंट के इसके अंदर काम करते उनके कई चर्चेस हैं। रोमन कैथलिक जो एक ही समुदाय है उसके भी काफ़ी चर्चेस है मुंबई के अंदर, और ये सब चर्चेस यहाँ पे उपस्थित है। अगर आप बॉम्बे में देखोगे तो बॉम्बे में ऐतिहासिक चर्चेस में जो गिनती आती है तो वो है अपना सेंट थॉमस कैथीड्रल चर्च जो हमारा फाउंटेन के ऊपर है, जिस चर्च के दरवाजे के ऊपर से जब कोई अंग्रेज़ ने अफसर पीछे मुड़ के देखते थे तो उनको दरवाजे से उस वक्त एक स्टेशन का ये चल रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो एक अफसर ने दूसरे को पूछा कि अरे भाई, ये स्टेशन का रेलवे स्टेशन का काम तो चल रहा है, ये अपने को दरवाजे से दिख रहा है, इसका नाम क्या रखा जाए? तब उन्होंने कहा कि ये चर्च के गेट में से दिखने वाला स्टेशन है तो इसका नाम चर्च गेट रखा जाए। तो ये चर्च गेट जो आज स्टेशन आप नाम देख रहे हो, ये चर्च गेट स्टेशन का नाम वो उस चर्च सेंट थॉमस चर्च कैथीड्रल जो आज हमारे पास में है, हम वहाँ पे भक्ति करते हैं, हमारा एंग्लिकन चर्च है, वहाँ के मेन दरवाजे के और गेट के बाद में वो स्टेशन देखते वक्त में ये नाम प्रस्तापित हुआ था, जिसको आज लोग चर्च गेट स्टेशन इस नाम से जानते हैं। सर ये जानकारी बहुत से कम लोगों के पास ये होगी, और लेकिन इसी के साथ में मैं एक और बोलूँगा, स्टेशन साइन स्टेशन के जस्ट बगल में भी एक चर्च है, तो वो चर्च किन चीज़ों से रिलेटेड है? नहीं, वो चर्च भी आज रोमन कैथलिक का समुदाय का चर्च है, और वो चर्च उस वक्त साइन जिसको बोलते थे वो काफ़ी हिली एरिया रहता था, इसीलिए आप वो चर्च आज देखोगे तो आज भी वो रास्ता और आपको साफ साफ नज़र आएगा कि आज वो एक हिल के ऊपर है, जैसे माउंटेन बोलते हैं, उस वक्त तो साइन हिल है। तो अलग अलग हिल्स के ऊपर उस वक्त जो जो चर्च बने हैं उसमें से वो चर्च है, वो हिल की जगह उनको मिली थी, और वो आज वो हिल है, वो हिल के ऊपर वो चर्च बना है, और वो रोमन कैथलिक समुदाय का है। अच्छा, मैं ये सर अभी हाल में ही मझगांव जो है, मझगांव में सेंट पीटर चर्च और स्कूल जो है FSI जो बेचा गया है, और इनमें ट्रस्टियों का क्या रोल होता है चर्च में, इनकी प्रॉपर्टियों पे लेके? देखिए, ये बॉम्बे डायोसीजन ट्रस्ट एसोसिएशन के एक गुट के जो ट्रस्टी है, इन्होंने आज व्यवहार करके, आज मतलब कई दिनों पहले उन्होंने व्यवहार किया है, और व्यवहार करके FSI जो चर्च का था, जो चर्च के स्कूल का था, सेंट पीटर स्कूल का FSI उन्होंने प्राइवेट बिल्डर को बेच दिया, जिसको बोलते हैं रीडेवलपमेंट FSI। तो रीडेवलपमेंट FSI जब आप बेचते हो तो इसके बाद में उस स्कूल को बढ़ने के लिए, या जो FSI के ज़रिए जो समाज का जो काम होना चाहिए वो होने के लिए प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन ये FSI बेचने के अधिकार, क्योंकि FSI भी एक प्रकार की प्रॉपर्टी मानी जाती है, तो FSI, लेकिन ये कौन सी FSI है? ये रीडेवलपमेंट की FSI है।
तो ये जब रीडेवलपमेंट की एफएसआई ये अपने तौर के ऊपर अपने हिसाब से जब उठ के ट्रस्टीज़ बेच देते हैं, तो ये इन्होंने बेचा और इन्होंने एप्लीकेशन लगाया चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में मुंबई के, लेकिन चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। वो रिजेक्ट करने के बाद में डेवलपर और जो ये बिल्डर था और ये ट्रस्टीज़ थे, ये मिल के बॉम्बे हाई कोर्ट में गए और बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्होंने ऑर्डर ली कि हम वापस कुछ सुधार करके इसको एप्लीकेशन डालते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन वापस कंसिडर किया जाए। ये कंसिडर किया जाए करके उन्होंने वापस एक एप्लीकेशन डाला है, फिर एक बार, दूसरी बार। और ये एप्लीकेशन डालने के ज़रिए क्या वो कानूनन है क्या नहीं है, ये तो अभी चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस बताएंगे। लेकिन सबसे मुख्य तत्व एक चीज़ है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो एफएसआई होता है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एफएसआई अगर ट्रस्ट की भी मालकी होती है, तो भी हमारी तो एज अ समाज यही गुहार है कि आज हमारा ही पर्टिकुलर हमारे प्लॉट्स अवेलेबल है, यही बीडीटीए का प्लॉट है और वही सेंट पीटर्स चर्च के जो कंपाउंड है, स्कूल कंपाउंड है, उसके बाजू में जहाँ पे वॉलीबॉल खेला जाता है, एक काफ़ी बड़ा प्लॉट है। हमारी ऐसी आशंका है और हमारा ऐसा कहना है ईसाई समुदाय के ज़रिए कि इस प्लॉट के ऊपर इस एफएसआई के ज़रिए हमको एक अस्पताल की ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारे क्रिश्चियनों के पास में एक भी अस्पताल बम्बई में नहीं है। हमारे बीडीटीए ने कुछ भी नहीं किया है, हमको एक अस्पताल चाहिए और इस अस्पताल के लिए हमें पूरा का पूरा एफएसआई यहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हैं और पूरा का पूरा एफएसआई हम पूरा हॉस्पिटल्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं। और हमारे ज़रिए क्रिश्चियनों के कई हॉस्पिटल्स हम यहाँ पे प्रस्तापित करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को जो हम मुफ्त दर में जो ट्रीटमेंट दे पाते थे गरीबों को, जो आज ईसाई समुदाय ने दी है इतने सालों से जब वो आए हैं और हमारे क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स है, तो आज हम वो उनको मुफ्त और कम दामों में ट्रीटमेंट देना चाहते हैं पूरी समुदाय को, पूरे लोगों को, चाहे वो ईसाई हो या चाहे किसी भी धर्म का हो। लेकिन हम हमारे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन के ज़रिए, हम हमारे क्रिश्चियन अस्पताल के ज़रिए ये देना चाहते हैं और हम ये एफएसआई उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। कोई कमर्शियल डेवलपमेंट या कोई बिल्डर को देने की हमारी कोई इच्छा नहीं। लेकिन अगर तथाकथित ये ट्रस्टियों ने ये काम किया भी है, इस सिलसिले में ऑलरेडी केंद्र सरकार के पास में हमने कंप्लेंट दर्ज की है और केंद्र सरकार की तरफ से इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स ने हमारे पास में आके हमसे पूरे दस्तावेज़ लिए हैं और इस चीज़ के लिए एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार हुई है और केंद्र सरकार के पास में वो गोपनीय रिपोर्ट ऑलरेडी सादर हो चुकी है कि ये किस तरीके का षड्यंत्र रचा जाता है। चैरिटी कमिश्नर ऑफिस सेक्शन 36 का एप्लीकेशन और ये जो अलग अलग गुट के ट्रस्टीज़ और किस तरीके से ये मिल के षड्यंत्र रच के एक प्रॉपर्टी 5-5, 6-6 जन मिल के बेचते हैं और सब कम दामों में बेचते हैं और फिर आपस में लड़ते करके बताते हैं और बाद में सब जन अपना अपना हिस्सा लेके चले जाते हैं। ये षड्यंत्र पूरी तरह से हमने कागजों सहित पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ विद प्रूफ प्रेजेंट किया है। हमारी स्टेटमेंट्स भी ली गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सब ऑन रिकॉर्ड लिया है और आपको आने वाले दिनों में ज़रूर इस सिलसिले में जो भी कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। आपके माध्यम के ज़रिए हम पूरी समाज को, ईसाई समाज को पूरे भारत में ये बताना चाहते हैं कि लीगल कमेटी की तरफ से जो जो उपाय योजना है वो चल रही है और हम हमारे काम में सतर्क है। हमें कोई मीटिंग बुलाने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी की गर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं। हम जो लीगल स्टेप्स है वो उठाते हैं और अगर हमें ऐसा लगा तो हम शीघ्र ही एक मीटिंग ज़रूर बुलाएंगे। लेकिन वो मीटिंग इस सिलसिले में नहीं रहेगी कि क्या हम कैसे लड़ाई करें और आप हमें सपोर्ट करो या हमें पैसा दो। हम किसी से पैसे नहीं लेते। हमारी ये जो मीटिंग रहेगी, ये मीटिंग ये रहेगी कि हम अस्पताल कैसे बनाया जाए, क्या कैसा किया जाए, इस सिलसिले में ये मीटिंग रहेगी। तो ये मीटिंग हमारी तरफ से कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस, जो एक संस्था है जिसके मैं भी एक फाउंडर डायरेक्टर हूँ, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस ये जो संस्था है ये पूरे भारत भर में कार्यरत है और एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस के ऑफिसेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, यूके, फिर आप ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड और अलग अलग कई राज्यों के अंदर हमारे कई देशों के अंदर हमारे ऑफिसेस है, जिसको हम बोलते हैं एनआरआई क्रिश्चियंस। जो क्रिश्चियन आज बाहर बसे हैं, जिसको हम एनआरआई बोलते हैं, ये एनआरआई क्रिश्चियंस आज उत्सुक है इस चीज़ के लिए मदद करने के लिए। तो हमें पैसे की कोई चिंता नहीं है, केवल हमको बस एक इसको प्रॉपर ढांचे में लाना है और वो कोई बड़ी बात नहीं, हम कर लेंगे।
हमें पैसे की कोई चिंता नहीं है। हाँ, हालांकि हमारे ट्रस्टियों को तो उनको तो यही चिंता है कि कितना जल्दी जितना पैसा आ जाए। अगर उनके पास में उनको लगता है पैसा नहीं है तो श्योर वो हमको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस को आप एप्लीकेशन कीजिए, ट्रस्ट को अगर 3 या 3.5 करोड़ या जो भी कुछ पैसा चाहिए हम दे देंगे। पैसा हमारे लिए कोई बड़ी विषय नहीं है। जैसे कि आप जो है पार्ट 2 में आपने इतनी हम विषयों पे हमने चर्चा की है, पार्ट 3 में आप बहुत सारी चीज़ों पे हम खुलासा करेंगे और भी इससे भी ज़्यादा रोचक चीज़ों पे हम खुलासा करने वाले हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो को आप पहुंचाने का काम करिए ताकि समाज में लोग इस चीज़ों को समझ सकें जो फ्रॉड समाज में चल रहा है, ताकि यह इस प्रकार के जो फ्रॉड हैं वो रुकें। और हमारा यही प्रयास होगा कि हम तीसरे पार्ट में जो है हम आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन और बहुत ही अच्छी चीज़ों से हम आपको रूबरू करेंगे। इसी के साथ मैं जय पांडे, पीजे न्यूज़ से, जय हिंद।